टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक, विशेषकर यहाँ पर जो फोकस पॉइंट है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? दो पॉइंट, प्राचीन भारत, दूसरा इतिहास लेखन। एक एक करके हमको चीजों को समझना पड़ेगा कि ये क्या कहलाता है, क्या कैसा मीनिंग है उसका। इतिहास लेखन का मतलब है कि इतिहास का लिखा जाना। क्या किया जाना? इतिहास का लिखा जाना था, या इतिहास को लिखना। कहाँ की बात हो रही है? बोले प्राचीन भारत के बारे में हो रही है। यूनान की बात नहीं हो रही है, अरब की बात नहीं हो रही, चीन की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है, प्राचीन भारत की बात हो रही है। प्राचीन भारत का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? 1200 तक का कहलाता है साहब जी। ठीक है, 1200 तक का जो टाइम है, जब से हमको इतिहास ज्ञात है तब से लेकर 1200 एडी तक का जो समय कहलाता है, वो भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास का दौर करके कहलाता है। बहुत सारे वर्गीकरण किए जाते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं। पहले बता दें, ये आपका जो सेट पेपर है, सेट, नेट एंड एपी, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होना है हायर एजुकेशन का, ठीक, उन तीनों में सिलेबस कॉमन है। किस विषय का? इतिहास विषय को लेकर के। कई विद्यार्थियों ने क्वेश्चन पूछा, सर कि हमको सेट देना है, हमको केवल नेट देना है। तो जान लें, आपको अभी से पढ़ने मिल रहा है, चाहे आपको भले ही केवल एपी देना हो, आपको अभी से पढ़ने मिल रहा है। जब तक एग्जाम की डेट पास आएगी तब तक आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, आपका काफी अच्छे से तैयार हो गया होगा, अगर आपको केवल एपी देना है। इसके अलावा अगर आपको पहले सेट क्वालिफाई करना है या नेट करना है, तो भी आपकी तैयारी इसमें हो जाने वाली है। विधिवत आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसको तैयार करना सबसे लेंदी होता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता हो और विशालकाय होता है वो सब्जेक्ट, धीमे धीमे करते हुए अपन अगले 4 महीनों के दौरान में ऐसा सोचा है मैंने कि अपन इस पूरे के पूरे सेक्शन को तैयार अच्छे से कर लेने वाले, और अपन को बनने लग जाएगा। उसके बाद में ज्यादा तो आप रिवीजन लगाते जाइएगा, तैयारी हो जाएगी, तो तीनों जगह काम आएगा। महत्वपूर्ण बात यह कि एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर जो एमपी में है, उसका सिलेबस अभी तक आया नहीं है, अपलोड नहीं किया गया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सेट में जो सिलेबस है वही सिलेबस नेट से लिया गया है, वही सिलेबस कहाँ भी होने वाला है, इस पर होने वाला है। तो ऑप्शनल में हम वही टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड किए गए हैं। बाद में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कुछ नए टॉपिक ऐड करेंगे, उनको भी कर लेंगे भाई, तब तक पहले इनको कर लें, खाली बैठने की बजाय। क्योंकि आयोग तो दे देगा एक बार आपको सिलेबस और कहेगा साहब अब आ जाओ 2 महीने के बाद में। 2 महीने में तैयार नहीं हो पाएगा ना आपका, फिर परेशान हो जाओगे। अभी से अपन इसलिए उस रणनीति को बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं इतिहास लेखन की। ठीक, कहां पर? प्राचीन भारत में। सबसे पहली बात की इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास से क्या अर्थ लगाते हैं विद्यार्थी। कोई कहता नहीं पुरानी घटनाओं का अध्ययन वगैरह इतिहास होता है, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, तो ये सब चीजें करके होने वाली हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप एक अपनी रूपरेखा बनाकर चलिएगा, कुछ शब्दावलियों को खासकर लेकर चलिएगा कि साहब ये वाली कहलाती हैं और इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, कम से कम शब्दों में यदि कहा जाए तो वह यह कहलाता है कि 4 से 5 वर्ड आपके आने वाले हैं इतिहास के अंतर्गत, जिनके तहत अपन इसको डिफाइन कर लेंगे। कौन से? पहली बात तो विभिन्न समाजों का होता है। क्या होता है? विभिन्न समाजों का, राष्ट्रों का। दूसरा क्या होता है? कालक्रमिक, विभिन्न समाजों का जो कालक्रमिक या कालक्रम के अनुसार, प्लस पक्षपात रहित, प्लस विवेचनात्मक, पक्षपात रहित यानी निष्पक्ष रहना, प्लस क्या भी हो, विवेचनात्मक। यह वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास की बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। ठीक, आपको अपनी परिभाषा ध्यान रखनी सबसे पहले क्या होनी चाहिए। 4-5 बातें। किनका होता है? विभिन्न समाजों और राष्ट्रों का होता है। क्या होता है? कालक्रमिक होता है साहब जी, काल के अनुसार उसको सिस्टमैटिकली बांटा गया होता है, क्रमबद्ध होता है। ठीक, कैसा होना चाहिए? पक्षपात रहित होना चाहिए। कैसा? विवेचनात्मक, यानी तथ्यों की सही तरीके से एनालिसिस किया गया, उसकी विवेचना की गई हो साहब। तो ये करके कहलाता है साहब। इसको अपन क्या बोलते हैं?
इतिहास की एक अच्छी परिभाषा, एक बेस्ट परिभाषा हिस्ट्री की यह कहलाने वाली है। विभिन्न राइटर ईएचकार कुछ बताएंगे, ट्रेवेलियन कुछ बताने वाले साहब, भारत के जो इतिहासकार हैं वो आपको अलग अलग परिभाषाएं वगैरह बताने वाले हैं। मेरा सजेशन आप एक अपनी परिभाषा लेकर चलिएगा साहब जी। क्लियर है? कोई कहेगा नहीं साहब संपूर्ण जो इतिहास है वह समसामयिक इतिहास है, कोई कहेगा अनंत वार्ता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो अपन ये सब चीजें पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, इसलिए जानबूझकर उसको डिटेल में नहीं उठा रहे। ठीक, ये इसलिए बताया गया आपको, देखिए, क्योंकि इतिहास लेखन की परंपरा की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में जो इतिहास लिखा गया, दुनिया में भी जो लिखा गया, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रही आज के जमाने को लेकर के, यानी आधुनिक जो लेखन माना जाता है और उसकी जो विशेषताएं मानी जाती हैं, वो विशेषताएं क्या हैं? वो ये वाली हैं। ठीक, कालक्रमिक, पक्षपात रहित, विवेचनात्मक, ये आज की विशेषताएं करके कहलाती हैं। किसी प्रकार का पूर्वाग्रह इत्यादि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में भी और दुनिया में भी बहुत सारी त्रुटियां हुई शुरुआत में इतिहास को लिखने को लेकर के, यानी पुराना मॉडल उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा आज का है। तो क्या अच्छा नहीं था, क्या उसका मीनिंग है, क्या कैसा है, इस चीज को लेकर के कई विद्वानों में बड़ा मतभेद होने वाला है। विशेष करके दो नाम आपको ध्यान रखने चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना है। एक का नाम दिया होगा आपको हीरा चंद शास्त्री जी। ठीक, ये बोलते हैं साहब भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही, ये ऐसा बताएंगे। दूसरा नाम है गोविंद चंद्र पांडे जी करके कहलाते हैं, वो कहेंगे नहीं साहब, ये बहुत अच्छी परंपरा रही। ठीक, गोविंद चंद्र पांडे जी। तो किसने नकारा है, किसने कहा कि बोले भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है प्राचीन भारत में? उनका नाम ये है, बोले नहीं रही है। बोले जबकि किसने कहा कि नहीं साहब महानतम परंपरा रही है? उनका नाम क्या है? ये विरोध करने वाले ये हैं, समर्थक वर्ग ये हैं। कंक्लूजन पहले से जान लो कि भारत में परंपरा रही है इतिहास लेखन की, उन मानदंडों के, उन समय के अनुरूप रही, वो उस जमाने के जो थे। आज अलग स्वरूप है। हर चीज को हम पुरानी वाली चीज को आज के मानदंडों पर देखेंगे तो पिछड़ी हुई नजर आती है, ये बिल्कुल वही बात ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो जो विरोध करते हैं वो क्यों विरोध करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं वो क्यों सपोर्ट करते हैं साहब? क्लियर है? बहुत सीधी सीधी सी बात है। अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में जो इतिहास लिखा गया, भारत के संदर्भ में बात करें, उसमें धार्मिकता प्लस आध्यात्मिकता की प्रधानता रही। यानी किन विषयों को फोकस करके लिखा गया है? इन विषयों को, चाहे आप वेद को उठाकर देख लें, ठीक, चारों वेद, उपनिषद देख लें आप, ब्राह्मण ग्रंथ देख लें, अरण्यक देख लें, उनको देख लें, स्मृति साहित्य देख लें। क्लियर बात है? नेक्स्ट उसके बाद में भी आप देखेंगे अनेक ग्रंथों के संदर्भ में हमारे महाकाव्य देख लें, किस बात की प्रधानता रही है? आध्यात्मिकता, धार्मिक प्रधानता रही। और भी बात के काल में यदि आप देखें, इतिहास लिखने वाले जो लोग रहे, राइटर रहे, वो प्रायः उनको दरबार से आश्रय प्राप्त था। ठीक, अब जब आश्रय प्राप्त है तो डेफिनेटली जो हमारे बॉस हैं, जो राजा जी हैं, अपन कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि अपनी नौकरी चली जाए, वो अपन को भगा दें या फिर फांसी लगवा दें। तो कभी भी आश्रयदाता के पक्ष में लिखा जाएगा। बहुत सारी जगह पर हुआ, दुनिया में हुआ। आज प्रतिमान अलग है, लेकिन मैक्सिमम जगह ये सभी पैटर्न को फॉलो किया जाता रहा साहब जी। तो इसीलिए कई इतिहासकार बोलेंगे या कई विद्वान बोलेंगे, बोले भारत में कोई परंपरा नहीं रही साहब जी, मजबूरियां रही। लेकिन ऐसा कहना कि परंपरा ही नहीं रही, ये बात बिल्कुल गलत है। इसी पर से क्वेश्चन मालूम है क्या पूछेंगे आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए किस उपनिषद में, किस उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा है? इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। किस उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है? फिर वही बात घूम जाएंगे अपन। का नाम है छांदोग्य उपनिषद। क्लियर बात? तो ये भी चीजें हैं। तो भारत में इतिहास शुरुआत में इस प्रकार से लिखा गया। इसके अलावा भी और सी कठिनाई रही कि पुराना जो साहित्य रहा हमारा, इतिहास इत्यादि वगैरह को लेकर के बहुत सारा नष्ट हो गया, कीड़े मकोड़े वगैरह खा गए, विदेशी आक्रमणकारी आए तो उसमें नष्ट हो गया साहब जी, समय गुजरने के साथ वह नष्ट हो गया। बहुत सारी बातें यहाँ पर हो सकती हैं, परंतु सीधे सीधे ये कह देना कि बोले नहीं भारत में कोई परंपरा ही नहीं रही, ये वाली बात उचित बिल्कुल भी नहीं है साहब। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट जाते हैं समर्थक वर्ग में, यानी कि जिनका कहना है कि भारत में अद्भुत परंपरा, श्रेष्ठतम परंपरा रही है भारत में इतिहास लेखन की। उसमें एक नाम ये ध्यान रखना, दूसरा नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सीधा सीधा उनका कहना है कि साहब भारत में श्रेष्ठतम साहित्य की रचना हुई, विभिन्न कारणों से वह साहित्य हमको उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक, चाहे विदेशी आक्रमण वाली बात हो, चाहे कीड़े मकोड़े वाली बात, इन पर फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। कौन सा किस वर्ग की ओर खड़ा हुआ है या किस चीज का समर्थक रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक और व्यक्ति हैं डॉक्टर आर सी मजूमदार। क्या नाम है? आर सी मजूमदार। इनका भी मानना यही कि भारत में श्रेष्ठतम सामग्री उपलब्ध है, चाहे हिंदुओं के ग्रंथ हो, चाहे बौद्धों के हों, चाहे जैनों के हों। भारत में एक से एक ग्रंथ हमको उपलब्ध है साहब जी, क्लियर, जिनसे हमको तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इन विषयों पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में, इसलिए अब हम उसकी आगे बात करेंगे। भारत में इतिहास की जानकारी देने वाले श्रेष्ठ ग्रंथ बहुत सारे हैं। मैं कुछ को ही उठा रहा हूं, हो सकता कुछ छूट भी जाए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि छूट गए मैंने नहीं बताए तो वो है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके वेद। ठीक, 1+3, यानी सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद, बाकी 3 भी। क्लियर है? इतिहास के विषय के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है साहब। इतिहास में किन चीजों को शामिल किया जाता है, उसके लिए हमको इस बात को पहले समझना है कि इतिहास क्या है। इतिहास का संधि विच्छेद भी आप करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इतिहास का कोई संधि विच्छेद मान लो क्वेश्चन ही आ जाए कि साहब इतिहास का संधि विच्छेद क्या होता है, क्या लगाओगे? तो ध्यान रखना, इति धन हा धन आस। क्लियर? क्या होता है? इति धन हा धन आस, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। क्या मतलब होता है इसका? ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है, सबसे पहली बात। और ऐसा ही हुआ था उसके लिए क्या होने चाहिए? प्रमाण, साक्ष्य। एक घटना के कम से कम 2 सोर्सेज होने चाहिए, जिनमें से एक अनिवार्य होता है कि साहब जी पुरातात्विक। हालांकि बिना पुरातात्विक के भी काम चला सकते हैं, बट उसको एग्जामिन करना पड़ता है साहब। एग्जामिन करने की पद्धति आलोचनात्मक पद्धति कहलाती है, अभी आगे बाद में पढ़ेंगे सब। पुरातात्विक एंड सेकंड वन इज साहित्यिक। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं पुरातात्विक, और पुरातात्विक में भी जो सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं उनको कहा जाता है अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, पॉटरी इत्यादि वगैरह। इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रख लेना। ठीक, और उनके बाद में क्या आता है? साहित्यिक। तो भारत में जो ग्रंथ आप पढ़ने वाले हैं वो किसके अंतर्गत आने वाले हैं? साहित्यिक। साहित्यिक ग्रंथों को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं अपन। एक तो होगा धार्मिक साहित्य और दूसरा होने वाला है धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक साहित्य का मतलब है ऐसी पुस्तकें जो धर्म को फोकस करके लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा वेद प्लस उपनिषद प्लस स्मृतियां प्लस पुराण प्लस अन्य ग्रंथ। ठीक, धर्मनिरपेक्ष यानी जिसका मूल विषय क्या धार्मिक उतना नहीं है, यानी उसकी जो मेन मेन थीम है वो धर्म से इतर है, उनको क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक, नेक्स्ट वन अशुघोष के ग्रंथ, विशेषकर कौन सा? अशुघोष का बुद्ध चरित्र मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाता है। अशुघोष का बुद्ध चरित्र। ठीक, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र। क्लियर? और भी ग्रंथ हैं, बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र,
किसका? बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, कल्हड़ की राज तरंगिणी, ठीक, जिनमें सबसे टॉप क्लास कहलाती हैं अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, कल्हड़ की राज तरंगिणी करके बोलते हैं अपन इसको। क्लियर बात है? भारतीय इतिहास का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसको इतिहास की आधुनिक कसौटी पर भी कसोगे, आधुनिक मानदंड के अनुरूप भी देखोगे तो उसे ऐतिहासिक ग्रंथ मानना ही पड़ेगा, माना ही जाता हो। खास बात तो ये है। क्लियर है? तो ये कुछ खास ग्रंथों के नाम अपन इनकी अभी चर्चा करने वाले हैं। पृथ्वीराज विजय, रिटन बाय जयानक, कई ग्रंथ आएंगे। यहां बात निकली है तो एक चीज देख लो, कल्हड़, उसके साथ में आपको दो नाम दिए। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ देगा उठा करके, प्रश्न ये होगा कि बिल्हड़, कल्हड़ एंड अल्हड़, इतिहास में कालक्रम के अनुसार इनको शुरू से बाद के क्रम में जमाइए, ऐसा करके क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले कौन सा नाम आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा। क्लियर बात है? तो ये कुछ ग्रंथ हैं, अब हम इन ग्रंथों के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेद के बारे में। वेद, ठीक, वेद मुख्यतः है तो धार्मिक ग्रंथ, हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है, लेकिन हमसे तत्कालीन इतिहास, समाज, संस्कृति और शासन व्यवस्था इत्यादि की जानकारी मिलती है। वेद हैं कुल हमारे कहलाते हैं चार। एक कहलाने वाला क्या, दैट इज ऋग्वेद, जबकि तीन बाद के कहलाने वाले जिनको अपन बोलते हैं साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद। क्लियर? इन नामों से हम उनको जानते हैं। क्लियर? वैदिक साहित्य, लेकिन अगर आपसे कहा जाए तो वैदिक साहित्य में ना केवल वेद आते हैं बल्कि ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद इत्यादि भी आने वाले हैं साहब। क्लियर बात है? कई उपनिषदों पर बार बार पूछा जाता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है उन पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चर्चा करेंगे डिटेल में, एक एक चीज को जानने का प्रयास हम कर लेने वाले हैं। तो ये क्या कहलाने वाले हैं, ये है वेद के बारे में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली बात की साहब जी, वेद किस भाषा शैली में लिखा गया है, तो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। जबकि बाकी तीन जो लिखे गए हैं किसमें, बोले सर वो लौकिक संस्कृत है। कौन सी? वैदिक यानी एंशियंट वाली, बाद वाली लौकिक संस्कृत। मूल आधार क्या, ऋग्वेद ही, ऋग्वेद में से ही मैक्सिमम जो सूक्त हैं उनको लिया गया है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का संकलन किया गया है, अर्थात किसी एक ने नहीं लिखा है उसको, उसको कंपाइल किया गया है, यानी वो कई बुक्स हैं उनको इकट्ठा किया गया है। ठीक, और उसमें से भी जो धार्मिक मान्यता है कि बोले साहब ऋग्वेद में जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऋचाएं बोलते हैं। ठीक है, लाइंस वगैरह वो आसमान से उतरी हैं, देवताओं की वाणियां हैं, भविष्यवाणियां हैं जो भी हैं, और उनको जिन्होंने सुना उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया है। यही वजह है कि वेदों के निर्माता नहीं पूछता आपसे, रचनाकार का नाम नहीं पूछता, कहते हैं वेदों का संकलन करता, बोले सर वेद व्यास। क्लियर बात? नेक्स्ट जाते हैं। ऋग्वेद में इसको यूनिट वाइज बांटा गया है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, मंडल। कुल 10 मंडल हैं, 10 यूनिट्स करके कहलाने वाली हैं। 1 2 3 4 5 6 10। क्लियर? ये कहलाने वाली हैं। इसमें से भी पूछा जाएगा आपसे कि सबसे प्राचीनतम जो कहलाने वाले हैं, वो ध्यान देने वाले वो 2 से 7वें नंबर की यूनिट, यानी ये मंडल करके कहलाते हैं। क्लियर? बोले साहब 8वां, 9वां और 10वां, बोले ये सब तो बाद के हैं। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंशिएंट इनमें से कौन सा, बोले 2 से 7 है और ये बाद वाले क्यों, कैसे। सीधी सी बात है कि बुक
बुक में अपडेशन आपको करना हो तो या तो बिगिनिंग में पेज लगाना आसान है या तो एंडिंग में पेज लगाना आसान है। ऐसा ही माना जाता है कि बाद में जब उसको और कंपाइल किया गया तो बिगिनिंग में कुछ पेज लगा दिए तो बिगिनिंग वाले टॉपिक का नाम क्या कहलाया, बोले 1। एंडिंग में लगा दिए तो बोले 7, 8, 9, ये करके कहलाया जाता है साहब। इस बात को समझिए, इनसे पता चलता है साहब जी। ठीक, तो पुराने की बात की तो वो एक अलग ही चीज है, वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से आपने किया हुआ है। उससे यह पता चलता है कि दुनिया में ज्ञात जो लिखित रचना है मनुष्यों द्वारा वो सबसे प्राचीनतम वेद ही कहलाता है, हमारा ऋग्वेद करके कहलाता है। यूनेस्को द्वारा 2007 में 2007 में इसको विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त विरासत के अंतर्गत हमने इसको शामिल किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, यूनेस्को ने तक शामिल किया है विश्व की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत। कब, 2007। तो इसमें पुराने कौन सा, 2 से 7 करके पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, ऋग्वेद में जो आपको कहा गया है कि साहब ये मंडल है 2, 3, 4, इनके जो राइटर हैं माने जाते हैं प्राय, या परिवार माना जाता है, फैमिली, बोले ये वाली फैमिली, ये वाली फैमिली, ये वाली फैमिली, तो किसने कौन से वाले मंडल की रचना की हुई, ऐसे करके पूछ लेते हैं। ठीक, अपन ने पहली बात देखी, बोले सबसे बाद के कौन से, बोले 1 और ये वाले। इनमें से भी सबसे बाद का, बोले सबसे बाद का 10वां है। जो पुराने वाले हैं खासकर उनके जो संकलन करता है उनके बारे में क्या है, यूनिट नंबर 2 के लिए कौन, 3 के लिए कौन, इत्यादि जाने जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना, ग्रवीवा अभाव का, क्या ध्यान रखना, ग्रवीवा अभाव का क्या मतलब होता है इसका, ध्यान दीजिए। दूसरे से हम बात कर रहे हैं 7वें 8वें तक की बात कर रहे हैं। सेकंड मंडल ग्रत समद तथा उनकी फैमिली के द्वारा संकलित किया गया। थर्ड मंडल वी फॉर विश्वामित्र जी। फोर्थ मंडल बोले वा से वामदेव जी। फिफ्थ मंडल बोले आ से अत्रि जी। 6 नंबर का मंडल बोले भा से भारद्वाज जी के द्वारा। 7वें मंडल बोले वशिष्ठ। 8th मंडल का से कणवंश एंड इस फैमिली। तो जो सबसे पुराने उन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से भी माना जाता साहब ये 3rd एंड 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं तो ले दे के उठाकर यही पूछ दिया साहब जी, बोले दाशराग युद्ध कहां पर दिया हुआ है। गायत्री मंत्र जो है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, कहां दिया, कौन से मंडल में, तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है गायत्री मंत्र। अब इनके बारे में और भी डिटेल आप पढ़ेंगे जब अपन वैदिक साहित्य पढ़ रहे होंगे, तब पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो गायत्री मंत्र किस मंडल में, किस सूक्त में, किस ऋचा में दिया गया है। ठीक, चलो, तो ध्यान देने वाली बात है कि तीसरे नंबर का मंडल कहलाता है, 62वें नंबर का सूक्त कहलाता है, 10वें नंबर की ऋचा कहलाती है। 3, 62, 10 ऐसे करके ध्यान रखना। तो तीसरा मंडल रिटर्न बाय या संकलन करता, कौन से नंबर का सूक्त है, पैराग्राफ के संदर्भ बात करें तो बोले साहब 62वें नंबर का है। उसमें से भी कौन से नंबर की लाइन से ऋचाएं हैं, बोले सर 10th नंबर की। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, हटाकर नहीं जाना है। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। तो वेद के बारे में अपन ने देखा, अद्भुत खजाना है साहब जी हमारी तत्कालीन संस्कृति, तत्कालीन समाज। वेद जो है हमारे ऋग्वेद विशेषकर बात करें, सबसे खास विशेषता है समानता। इसकी सबसे खास विशेषता है समानता, स्त्री और पुरुष में समानता मिलेगी। कर्म का सिद्धांत मिलेगा, कर्म के आधार पर निर्धारण होगा कि साहब तुम्हारा वर्ण ब्राह्मण, तुम्हारा क्षत्रिय, तुम्हारा ये। बाद में तो जन्म के आधार पर होने लग जाए, जिस खानदान में पैदा हुए अपन वही आज के जमाने में भी लागू कर दो। बोले साहब अपन सांसद फैमिली जन्म लिए हैं तो बेटा ही हमारा सांसद बनेगा, अभिनेता फैमिली में जन्म लिए तो हमारा बेटा ही अभिनेता बनेगा, बाकी किसी अन्य को अधिकार ही नहीं है, नो कंपटीशन। अधिकारी फैमिली में हो तो बोले आगे से आईएएस का एग्जाम अपनी बस दे पाएंगे, बाकी कोई फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। लो साहब, हो गया बराबर।
समानता सबसे बड़ी विशेषता है। सभी वर्गों को लेकर के कर्म की प्रधानता को स्वीकारा, कर्म के आधार पर निर्धारण किया, मेल फीमेल तक में भेद नहीं किया गया। एक से एक विद्वान पुरुष प्लस विदुषी महिलाएं हमको तत्कालीन समाज में मिलती हैं। लोपामुद्रा, गोशापाल, विश्वारा सिक्ता इत्यादि वगैरह अपन पढ़ेंगे सब। क्लियर? कम से कम 100 महिलाओं के नाम तो आपको मिल जाएंगे, कम से कम 100, इतनी महिलाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ एंड उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या दिया है? वैदिक जो कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि वगैरह होते हैं, उनको कैसे क्या करने की विधि होनी चाहिए, उस बारे में जो व्याख्याएं दी गई वो कहाँ दी हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई हैं साहब जी। अरण्यक दिए हुए हैं आपको, अरण्यक यानी वन, फॉरेस्ट। वहां पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान को सृजित किया, जाना, अपने अनुभव लोगों के साथ में शेयर की, उसके बारे में लिखा है, दैट इज अरण्यक। उपनिषद का मतलब होता है उप यानी पास, निकट। ठीक, बोले ईश्वर के पास ले जाएगा, जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति करेगा, आत्मिक विकास करेंगे। तो ये चीजें अपन देख लेने वाले हैं, तो इनको कहा जाता है। और भी चीजें आने वाली हैं इनमें। एक वर्ड ध्यान रखना, मीनिंग वेदांग एंड वेदांत। वेदांग एंड वेदांत। कई बार विद्यार्थी एक ही समझ बैठते हैं, कंफ्यूजन होगा। वेदांग एंड वेदांत। वेदांग क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है वेदों के अंग, यानी जो वेदों को समझने में सहायक हो, तो वेदों के अंग कहलाएंगे। वेदों के अंत में जो लिखे गए, वेद अंत, वेदांत, यानी सबसे लास्ट में लिखे। वो लास्ट में क्या लिखे? बोले सर वो उपनिषद लिखे हैं। तो उपनिषद को क्या बोलते हैं अपन? वेदों के अंतिम समय में लिखे गए। वेदांत, वेदांग यानी वेदों को समझने में जो सहायक हो। इसमें आते हैं 6 सबसे फेमस बुक्स आने वाली हैं। क्लियर? कौन सी? ऐसे याद नहीं रह पाएगा, ध्यान रखना। शिकवा न छंद जी। किससे? शिकवा नहीं है हमको। किससे? बोले किसी से नहीं था। शिकवा ना छंद जी से। तो शी से हो जाएगा शिक्षा, का से कल्प हो जाएगा, वा से व्याकरण, ना से निरुक्त, छंद से छंद, जा से ज्योतिष, साथे बाते जाने दो। क्लियर? तो ये क्या कहलाते हैं? 6 अंग। शी से शिक्षा, का से कल्प, वा से व्याकरण, ना से निरुक्त, छंद से छंद ही आएगा, जी से बोले ज्योतिषी जी से, तो ज्योतिष आएगा। हो गए 6। ये क्या है? वेदांग हैं। जब हमारे पास शिक्षा होगी, जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा, तभी ना अपन पढ़ पाएंगे बुक्स में क्या लिखा है। जब उसका ज्ञान ही नहीं है तो कैसे पढ़ के समझोगे? तो उसको समझने में जो सहायक, टेक्निकल वे में, उसको क्या कहा जाता है? वेदांग। कितने? 6। कौन कौन से? ये करके कहलाने वाले। क्लियर? निरुक्त को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन आता है। निरुक्त का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति। सीधी बात है, तत्सम तद्भव इत्यादि वगैरह से कैसे क्या अपने वर्ड बनाए, उपसर्ग कौन से लगाए हैं, तद्भव कौन से लगाए हैं, जिनसे शब्द बने हैं, उसको क्या कहा जाता है? निरुक्त। शब्दों की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति जिसको अपन ने कहा, निरुक्त करके कहलाने वाले। मामला क्लियर है साहब जी? तो इनको ध्यान रखना। इसके बाद में भी 3 सूत्र हमको मिलने वाले हैं, ये सब वैदिक साहित्य में आ रहे हैं। कल्प सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र। तो सूत्र कितने? सूत्र साहित्य बोले साहब जी 3। कल्प सूत्र, धर्म सूत्र एंड गुहा सूत्र। क्लियर? 1 2 3। इनको थोड़ी सा ध्यान रखना। तो इन 3 सूत्रों में बांटा गया है। इन सब से हमको तत्कालीन समाज, संस्कृति इत्यादि की जानकारी मिलती है, यानी कि यह भी इतिहास जानने के साहित्यिक सोर्स हैं। हाँ, ये जरूर है कि बोले सर इसमें धर्म को लेकर के फोकस किया गया है, धार्मिक जानकारी अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान रख लेना। क्लियर बात है ये? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं।
आपका अगला है आपके महाकाव्य एंड पुराण वगैरह। महाकाव्य, विशेषकर हमारी बात हो रही है यहां पर रामायण एंड महाभारत तथा पुराणों पर बात हो रही है। क्लियर? नो डाउट धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक विकास, ईमानदारी, मर्यादा, जो मानवीय मूल्य हैं उसको फोकस करके अपन ने इनको लिखा हुआ है कि समाज कैसा होना चाहिए, यानी सभी जो है आदर्शवाद पर फोकस है। आदर्शवादिता हमको देखने को मिलती है, खासकर रामायण के संदर्भ में देखें कि एक अच्छा समाज कैसे होगा, अच्छे नागरिक कैसे होंगे, अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छी पत्नियां, उनके बारे में आपको एक सकारात्मक, एक सही एग्जाम्पल देने का वहां प्रयास किया गया कि समाज की क्या मर्यादाएं होनी चाहिए। तो ये रामायण में हमको मिलता था। तो आदर्शवादिता, जबकि समाज होता कैसा अपन को पता है, वो व्यवहारिकता है। होना कैसा चाहिए, होता कैसा है, अलग अलग बातें। तो राम कथा हमको मिलती है, राम जी, पिता दशरथ, रामायण, माँ सीता, सारी जानकारियां अपन को मिलने वाली सारी। क्लियर है? इससे हमें तत्कालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल दशरथ जी बोले कई विवाह, अलग अलग पत्नियों से पुत्र, इसका मतलब है बहु विवाह हुआ करता था साहब। एक इंफॉर्मेशन, विवाह परंपराएं बोले स्वयंवर होता था, धनुष उठाना, जो योग्य साबित होगा, यानी कि दर्शा रहा है कि महिला के पास में अधिकार है चुनने का साहब। योग्यता संबंधी वह मानदंड सुनिश्चित कर सकती है। इस बात को देखें, लोगों का जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, आध्यात्मिक जीवन, तत्कालीन समाज की इंफॉर्मेशन मिल तो रही है, ठीक। हालांकि इस बात को समझ लें, रामायण, महाभारत, पुराण, इसमें जो बात आती है वो ये है कि साहब इनकी रचना कब हुई एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। कोई कहेगा कि नहीं आज से मात्र 1,500-2,000 साल पहले, कोई कहेगा नहीं साहब 3,000, कोई 7,000, अलग अलग, ठीक है। लेकिन इस बात को समझिए कि एकमात्र किताब में नहीं लिखा गया, ये कई बार इनकी रचनाएं हुई हैं, अपडेट वर्जन भी आए हुए हैं। इसमें जो प्रश्न आपसे एग्जाम में आता है वह ये है कि अंतिम रूप से संकलन इनका कब हुआ। तो ध्यान रखना, गुप्त काल, यानी कि फोर्थ, चौथी शताब्दी माना जाता है साहब कि अंतिम रूप से संकलन, यानी इसके पहले भी संकलन किया गया होगा, लेकिन बाद में जो सबसे लास्ट जो संकलन है वह कब का माना जाता है। जी, तो तत्कालीन हमें समय, वहां की परंपरा, मान्यता, विश्वास इत्यादि वगैरह पता चलते हैं साहब। क्लियर? महाभारत उसका और भी आगे का फॉरवर्ड रूप है। रामायण में एक अलग मैसेज देने का प्रयास है, जबकि महाभारत में एक अलग। वहां राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि महाभारत में हम देखें कृष्ण जी हैं वो साले व्यवहारिक ज्ञान कि समाज में कैसा, सब कुछ को लेकर के, सारे समाज को लेकर के कैसा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, कैसी क्या कूटनीति होनी चाहिए, इन सब बातों को बताया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जाते हैं पुराण। पुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। पुराण का मतलब होता पुराना, जो पुराना घटित हुआ उसके बारे में लिखना। तो यही वजह कि पुराना बोले, यानी इतिहास, दैट इज पुराण। तो पुरानी घटनाओं को लिखा गया। परंतु यहां पर जो जो शैली अपनाई गई है वह उपदेशात्मक प्लस भविष्यत शैली। कौन सी? भविष्यत। सीधी सी बात है कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, इस शैली को अपनाया गया। ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ, दशरथ जी के जो पुत्र हैं वह राजा बने, उनका नाम ये है, ऐसा नहीं कहा। बोले आने वाले समय में दशरथ होंगे तथा उनके ये जो पुत्र होंगे वह राजा बनेंगे। भविष्यत शैली में लिखा गया है पुराणों में, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इन पुराणों से भी हमें तत्कालीन जो समाज है उनकी जानकारी मिलती है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? बोले 18। ओल्डेस्ट पुराण, ठीक,
तो दैट इज मत्स्य पुराण। क्लियर है? कौन से समाज की जानकारी हमको तत्कालीन मिलती है या किस राज्य की जानकारी मिलती है साहब? तो आंध्र सातवाहन जो वंश कहलाता है उनकी जानकारी मिलती है साहब। क्लियर? अगेन पूछ देगा आपसे, बोले गुप्त काल की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है साहब? तो ध्यान देने वाली बात की वायु जो होती है वह क्या होती है? गुप्त होती है, छुपी हुई होती है, दिखती नहीं है अपन को। कहाँ देख सकते हैं अपन की नीली है कि काली है कि पीली है साहब? पर है चारों तरफ वायु, बड़े गुप्त रूप से हवा चलती रहती है। बस इतना पता चलता कि हाँ है, कहाँ है नहीं पता, तो गुप्त रहती है। तो गुप्त काल की इंफॉर्मेशन का जो प्रमुख आधार होता है वह क्या होने वाला है? वायु पुराण। क्लियर? इसके अलावा अपन देखेंगे कि और भी पुराण है जिनसे हमको मौर्य वंश, नाग वंश, है ना, बहुत सारे फैमिलियों की डायनेस्टी वगैरह की हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ना केवल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब यह होता है कि राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास इत्यादि की जानकारी मिलती है। इसमें एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, उनका नाम है R.S. त्रिपाठी। R.S. त्रिपाठी जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि साहब जी जो पुराण है वह अंधकूप में ज्ञान के प्रकाश के समान है। क्या? पुराण किसी अंधेरे भरे कुएं में ज्ञान के प्रकाश के समान है, लाइटिंग कर दे साहब जी। यानी तत्कालीन हमें समाज की जानकारी नहीं है, पुराणों से लेकर हमको मिल जाती है। किसका कथन है? अंधकूप में ज्ञान के प्रकाश के समान है। R.S. त्रिपाठी जी का उठा करके यही कोटेशन दे देगा और कहेंगे कि साहब दिए गए 4 विद्वानों में से किनका कथन है बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है साहब। क्लियर? एक दूसरा बंदा है, उनका नाम है V.A. स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। उनका कहना यह है कि पुराणों से हमें तत्कालीन समाज की बहुमूल्य जानकारी, उच्च कोटि का ज्ञान आदि मिलता है। सीधी बात है, समर्थक हैं, इनको ध्यान रखना। R.S. त्रिपाठी एंड V.A. स्मिथ। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, बहुत ही फेमस बुक कहलाती है उनकी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1904 में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था, 1904 में। थोड़ी सा ध्यान रख लेना, उठा करके पूछ लेंगे साथ ही। क्लियर बात है? इसके अलावा भी और साहित्य है, बौद्ध एंड जैन साहित्य। बौद्ध साहित्यों में सबसे पहले तो आने वाले उनकी संगतियां जो चारों ही हैं उनमें लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, फॉर एग्जाम्पल सुत्त पिटक, विनय पिटक, ठीक, अभिधम्म पिटक, सबसे पहले ग्रंथ तो ये आते। परवर्ती काल में हम देखेंगे बाद में बौद्ध धर्म में अनेक विद्वान हुए और बौद्धों ने वैसे ही एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया साहब, ठीक। तो यही वजह है कि बहुत साहित्य लिखा गया है। बौद्ध साहित्य को मुख्यतः कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो बोले साहब जी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में मोटे तौर पर बांटा जाता है। एक कहलाते पिटक, जो कि आपने देखा। दूसरे कहलाने वाले हैं आपके निकाय, और तीसरे होने वाले हैं जातक ग्रंथ। क्लियर? तो सबसे पुराने कौन से हैं? पिटक है, तीनों के तीनों दिए हुए हैं आपको। क्लियर? जातक ग्रंथों में यदि हम देखें तो जातक कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म जो रहे हैं उनमें उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उसमें तो उल्लेखनीय चीजों का जानकारी हमको वहां पर मिलती है साहब जी। क्लियर? विशेषकर हम देखें दीपवंश, महावंश, मिलिंद पहो, ये सब भी जो ग्रंथ हैं तो बौद्ध। दिव्यवदान, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, बौद्ध साहित्य में लिखे गए ग्रंथ हैं। इनसे भी हमें तत्कालीन समाज इत्यादि की जानकारी मिलती है। तो इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रखना है।
महत्वपूर्ण करके कहला जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जैन ग्रंथ। जैन भी वेल एजुकेटेड सोसाइटी समाज रहा है साहब किसी जमाने में। जो संपूर्ण जैन साहित्य कहलाता है 12 अंग हैं, यानी उसको जो डिवाइड किया गया है कुल जैन साहित्य को अपन देखते हैं तो 12 अंगों में बांटा गया है। सबसे पहली बात, पूरा का पूरा जितना भी धार्मिक जैन साहित्य है। इसके अलावा और भी कई ऐसी बुक्स हैं, चाहे भद्रबाहु चरित हो, चाहे परिशिष्ट परमम हो, चाहे कथा सूत्र हो, भगवती सूत्र हो, कालिका पुराण आदि, उनसे भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आपसे एक क्वेश्चन इनको लेकर के बार बार पूछा जाता है, पहले से ही जान लो। वो क्वेश्चन ये होता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? ठीक, तो भगवती सूत्र इससे मिलती है, और जबकि निकायों बात करें तो बौद्ध में अंगुत्तर निकाय, इनसे जानकारी मिलती है। क्लियर? मान लो पूछ ले, क्या पूछे आपसे? 16 महाजनपद। तो महाजनपद फॉर एम, बी एंड ए, आपको क्या करना है पढ़ लिखने के बाद में? लेकिन को जिंदगी में एमबीए करना है, आगे बढ़ना है। दैट इज क्या हो गया? एम बी ए। एम फॉर महाजनपद, बी फॉर बोले भगवती सूत्र से, ए फॉर अंगुत्तर निकाय से। गलती से भी गलत मत करना, आना ही है क्वेश्चन। पूरी टैक्टिक्स कीवर्ड्स वगैरह सारे बता रहे हैं आपको समझाने का और रटवा देने का प्रयास कर रहे हैं। ना केवल कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो आपके, बल्कि फैक्ट्स भी आपके अच्छे से विधिवत बिल्टअप रहे आए, ये प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये आते हैं। इसके अलावा भी अपन देखें तो और भी कई ग्रंथ हैं जो कि ऐतिहासिक ग्रंथों में से जाने जाएंगे साहब जी। धर्मनिरपेक्ष, तो सबसे टॉप पर आने वाली है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। हालांकि प्राचीन बोले तो कई और भी पुस्तकें हैं जो इनसे भी प्राचीन हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़नी की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, व्याकरण के ग्रंथ हैं। हालांकि धार्मिकता की प्रधानता अधिक है, बट वो ग्रंथ किसका है? ग्रामर को समझाया गया, संस्कृत ग्रामर इत्यादि वगैरह को लेकर के। ठीक, इनसे भी पुराने हैं वो। कौन से? पढ़ने की अष्टाध्यायी। जबकि पतंजलि जी हैं, उनका जो महाभाष्य है वो बाद का है। ठीक, यानी ये 200 बीसी का है समथिंग, मान लो, पुष्यमित्र शुंग वाला। इसको इसलिए बता रहा हूं, सीक्वेंस पूछता है कि साहब आप इसको कालक्रम में जमाइए। सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 1। फिर क्या आएगा? नंबर 2। फिर क्या आएगा? नंबर 3। ठीक, तो इनका सीक्वेंस पूछता है। ये नहीं बोले सर इसके पहले तो अपन ने वेद पढ़ लिए। ऑप्शन में वेद नहीं दिया है, वो तो अपन पढ़ लिया, पहले ही देख लिए। बोला हाँ 1620 ये क्लियर, वो अपन पहले ही देख चुके। बोले सर सुत्त पिटक विनय पिटक उन साहित्य की नहीं। अब यहाँ पर ये जो दिए गए ऑप्शन है इनकी बात हो रही है। ये धर्मनिरपेक्ष वालों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ग्रामर को लेकर फोकस्ड, अगेन ग्रामर, जबकि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है रिटन बाय कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, यह राजनीति विज्ञान पर फोकस है। बट इसमें हमको अर्थशास्त्र की भी जानकारी मिलती है, प्रशासन की भी जानकारी मिलती है, नियम कानून तत्कालीन लॉज वगैरह उनकी भी जानकारी मिलती है साहब। तो इन पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आपसे, कुछ नहीं तो ले दे करके उठा के पूछे दिया। केवल साहब अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय दिए गए हैं, सीधा उठा के ही पूछ लिया।
तो इसमें 15 अध्याय दिए गए हैं, या 15 भाग भी आप बोल सकते हैं। इन 15 भागों के 180 उपभाग हैं और लगभग 6000 श्लोक माने जाते हैं। मोटे तौर पर अपन ध्यान रख लेंगे साहब, यहाँ ये वाले हैं। क्लियर? चलिए डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, आगे बढ़ जाते हैं। अर्थशास्त्र रिटन बाय, सबसे टॉप क्लास जो क्वेश्चन होता है वो यही होने वाला है। नेक्स्ट है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में 7th सेंचुरी में हम पढ़ते हैं उनके बारे में। हर्ष के दरबारी का भी मित्र, सलाहकार के रूप में कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की। ठीक, हर्ष पर ही लिख दिया उन्होंने हर्षचरित। ठीक, चरित का मतलब ये होता है कि हाँ उनकी जीवनी कथा इत्यादि वगैरह बताना। हर्षचरित अलग है, बुद्ध चरित अलग है ना, नहीं तो अपन बोले एक ही राइटर है। आपको बताना है बुद्ध चरित राइटर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाणभट्ट हर्षचरित, और भी कई किताबें लिखी हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि बोले साहब क्या नहीं करो, बोले बहको मत। क्या बोलते हैं? बहको मच। तो बा से पहली बात तो बाणभट्ट, हा से बुक का नाम क्या? हर्षचरित है। का से क्या है? कादंबरी है। मां से है मुकुट तड़ित। चा से है चंडिका शतक। ये किसकी बुक्स हैं? ये बाणभट्ट जी की पुस्तक है। तो इसमें जो सबसे खास कहलाता है वह है हर्षचरित एंड कादंबरी। किसके दरबार में? हर्ष के। नेक्स्ट वन, और भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो नाम आपको विशेषकर बताए थे। बिल्हड़। बिल्हड़ कहां के थे बिल्हड़? पहली बात तो कश्मीर के थे। हालांकि जो उनकी कार्य भूमि है वो साउथ इंडिया होने वाला है, लेकिन थे कहां के? कश्मीर। कब का जन्म माना जाता है? 1040 के आसपास, 1040 एडी के आसपास कश्मीर में उनका जन्म माना जाता है। ब्राह्मण परिवार से माने जाते हैं साहब जी। क्लियर? किसके दरबार में रहे? चालुक्यों के। चालुक्यों में भी कौन सी ब्रांच? बोले कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य जो शासक थे उनके दरबार में। बोले शासक का नाम क्या था? राजा का नाम था विक्रमादित्य सिक्स्थ। रोमन में कभी को देता है तो ऐसा करके लिखा देगा। क्लियर? कई राजाओं के दरबार में रहे, पर मोटे तौर पर इनके। ठीक है, बहुत ही विद्वान थे। यही वजह है कि इनको उपाधि जो थी, पूछ लेता कि बिल्हड़ की उपाधि क्या थी, तो इनकी जो उपाधि थी वह थी विद्यापति। इस उपाधि से विभूषित रहे साहब जी। कौन? बिल्हड़। ठीक, कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन ये वाली बहुत खास है। क्लियर बात? राजा विक्रमादित्य जी के बारे में। पुस्तक का नाम है विक्रमांक देव चरित। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की हमें इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। बहुत ही फेमस चालुक्य शासक कहलाने वाले हैं आप। इस शासक के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवत चलाया गया था, जिसको चालुक्य संवत भी बोलते हैं। तो पूछ लेंगे साहब कब?
बोले कब की बात है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। क्लियर। 1076 एडी। ठीक। एक पुस्तक ये कहलाती विक्रमांक देव चरित। एक पुस्तक और है, उनका नाम है कंस सुंदरी। उसका नाम क्या है? कंस सुंदरी। अनिलवाड़ा यानी कि गुजरात, वहां के कर्ण फर्स्ट करके शासक थे, उनके विवाह इत्यादि वगैरह का वर्णन किया है। बट सेकेंडरी बुक है। फर्स्ट सबसे टॉप क्लास जो बुक कहलाने वाली है उसका नाम क्या है? विक्रमांक देव चरित। इस पर ही क्वेश्चन आने वाला था। चरित ही है तो ऑब्वियसली उनकी प्रशंसा इत्यादि वगैरह की गई होंगी, उनके काल में होने वाली घटनाएं इत्यादि की हमको जानकारी वहां पर मिल जाती सर। मोटे तौर पर देख लो कितने क्या सर्ग वगैरह हैं, तो बोले साहब 18 हिस्सों में बांटी गई, 18 यूनिट्स में बांटी गई है। अगर चाहो तो देख सकते हो, हालांकि आया नहीं अभी तक। चलो नेक्स्ट वन जाते हैं। इस ग्रंथ की बुराई बस क्या कही जाती है? बोले साहब जी राजा जी के पक्ष में ज्यादा ही लिखा आपने। बोले पक्षपात रहित वाली जो बात है ना, जो एक पैमाना था तत्कालीन, वो नहीं फॉलो हो पाया। नेक्स्ट जाते हैं। जयानक, बहुत ही फेमस राइटर जयानक। प्राचीन भारत के, विशेषकर उत्तर भारत के महानतम राइटरों में से की जाती है। जयानक भी कहां के थे? ऐसा माना जाता है कि वो कश्मीर के थे, कश्मीर का विद्वान थे। बहुत ही फेमस उनकी जो पुस्तक कहलाती है वह है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज राठौर वो अलग है, चंद्रवरदाई जी की बात नहीं हो रही यहां। क्लियर। पृथ्वीराज विजय, राजा पृथ्वीराज, संयोक्ता, सारी चीजें उन बारे में। हालांकि संयुक्ता का नाम नहीं दिया है, बट वो घटना वही है, तिलोत्तमा नाम से उल्लेख किया उन्होंने। ठीक है, तिलोत्तमा देवी, ऐसा करके है। पृथ्वीराज के जो युद्ध हुए गौरी के साथ में, उनका वर्णन किया। विशेषकर ध्यान रखना, तराइन का प्रथम युद्ध बहुत ही खास वर्णन है। क्लियर। क्योंकि ऑब्वियसली जिनका आश्रय प्राप्त था, वे युद्ध में विजयी हुए, क्या कैसे किया, वो सारी बातों को विधिवत उन्होंने बताया है। कौन से वाले युद्ध का उल्लेख नहीं किया? बाद वाले का। रीजन, द्वितीय युद्ध का। वो नहीं चाहते थे कि जिनके ऊपर वह लिख रहे हैं उनके सम्मान को कम करना था। ठीक। तो ये चीज करके कहलाती है। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी रामायण, तुलसीदास जी रामायण, ठीक, सेम बात जयानक जी पृथ्वीराज को दर्शाने का प्रयास करते हैं। फिर भी हमें काफी हद तक इनके बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज जो पुस्तक है, पृथ्वीराज विजय, रिटन बाय जयानक, ये पुस्तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो जयानक, उसके पहले ही निधन हो जाने वाला है। तो पूछेगा कि ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, इसको पूर्ण करने का काम बाद में किसने किया? तो उस बंदे का नाम ध्यान रखना, बाद में बाय जॉनराज जी ने इस पुस्तक को कंप्लीट किया। पूछता है क्वेश्चन, प्रिपेयर रहिएगा साहब। क्लियर। चलो पृथ्वीराज रासो देख सकते हो, भाई चंद्रवरदाई इत्यादि वगैरह। नेक्स्ट जाते हैं। कल्हड़, भारत का प्रथम कह लो, ठीक, इतिहासकार कहा जाता है इनको। किस संदर्भ में? आधुनिक संदर्भ में। इसका मतलब यह है कि आधुनिक काल में इतिहास की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें बिल्कुल सटीक उन मानदंडों पर खरे उतरते हैं। कौन? कल्हड़। बहुत ही फेमस कृति लिखी उन्होंने, कल्हड़ की राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। क्लियर। लगभग कब की बात है? कब लिखी? 1148 में लिखी।
कितने साल लगे? 2 साल लगे, यानी कंप्लीट उन्होंने कब करके छोड़ दी? 1150। हालांकि बाद में दो राइटरों ने और भी लिखा है, इसको आगे फॉरवर्ड किया हुआ था। ठीक, इस पुस्तक में उन्होंने कब से उल्लेख किया है? बिल्कुल आप कह सकते हो कि साहब ऐतिहासिक काल के पहले, यानी पृथ्वी निर्माण, हिमालय निर्माण, वहां से उल्लेख करना चालू किया है साहब, और अपने समय तक की जानकारी दी है। क्लियर? कहां के थे? कश्मीर के थे, बिल्कुल नहीं भूलना। टाइम पीरियड देख लिया। कई बार क्वेश्चन पूछा कौन सी शताब्दी, तो आप ध्यान रखना 12वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 12वीं। 1148 प्लस 2 वर्ष में लिखा, तो यानी 1150 हो गया। कौन सी शताब्दी हो गई? 12वीं शताब्दी। क्लियर? कश्मीर के थे, तो कश्मीर का ज्यादा वर्णन किया होगा। कश्मीर में प्राचीन काल में भी जिन शासकों का रहा शासन, वहां कोई नगर वगैरह बसाए होंगे, अशोक मौर्य इत्यादि वगैरह, उल्लेख किया होगा साहब जी। क्लियर है? कल्हड़ की राजतरंगिणी, राजाश्रय प्राप्त था। तत्कालीन जो राजा थे उनका नाम ध्यान रखना, हर्ष। एक अच्छे शासक नहीं कहलाते हैं। उनके दरबार में कौन थे? कल्हड़। और कल्हड़ की महानता यह है कि पक्षपात रहित वर्णन किया है। यानी हर्ष की जो खूबियां हैं वह भी लिखी हैं, और जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है। यह दर्शाता है पक्षपात रहित। इतिहास की डेफिनेशन में जो सबसे खास कीवर्ड आपका आया था, निष्पक्ष रूप से लिखना, पक्षपात रहित होकर लिखना, क्रमबद्ध लिखना साहब जी, विवेचनात्मक इतिहास को लिखा जाना, उन सारे मानदंडों पर खरे उतरते। इसलिए मैंने बिगिनिंग में आपको परिभाषा रिकॉल कराई थी। तो आप देखो परिभाषा ये है, इन मानदंडों पर कौन उतर रहा, बाकी सबकी आलोचना की जा रही है। कल्हड़ करके कहलाने वाले साहब। क्लियर है? नेक्स्ट वन आ जाते हैं। इस ग्रंथ में कुल कितने भाग हैं? तो उसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। ठीक, यूनिट्स को हालांकि तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग। कुल 8000 श्लोक हैं। इस बात को ध्यान रखना। टोटल कितने श्लोक हैं लगभग इसमें? 8000 श्लोक हैं। पर हम इसको बांटते हैं 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में क्यों बांटते हैं? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा जो कहलाता है, प्राचीन से लेकर वो अपने समय तक आ जाते हैं। यानी प्राचीन काल से लेकर अपने समय तक का जो टाइम पीरियड है, उन्होंने पहले हिस्से में समेट दिया था, फर्स्ट भाग में। किसने? कल्हड़ ने। दूसरे वाले भाग में कारकोट और उत्पल वंश का उन्होंने उल्लेख किया है। कारकोट और उत्पल वंश का कौन से में? दूसरे में। और तीसरे में जो उन्होंने अपने जीवन में खुद देखा, स्वयं देखा, महसूस किया, समझा, तो वहां पर लिखा है उन्होंने। तो जो खुद देख रहे हैं उन संदर्भ में था। क्लियर? यही वजह है कि एक विधिवत वो चीज करके कहलाती है। इनको प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार कहा जाता है। कब का? प्राचीन भारत का। कैसा? सर्वश्रेष्ठ। रीजन क्या है? जो बात आपसे कही, आधुनिक जो परिभाषा है उन मानदंडों पर ये बिल्कुल खरे उतरते हैं। क्रमबद्ध भी है, पक्षपात रहित भी है साहब जी, विवेचना भी अच्छी की है, विधिवत बांटा भी है। तो ये चीज, एक या दो आलोचनाएं भी की जाती हैं कल्हड़ की, अगर देखें तो आलोचना भी है और प्रशंसा भी है कुछ मामलों में। कल्हड़ ने जो लिखा है, उस लेखन में उन्होंने अपने आप को सीमित रखा। अर्थात
उन्होंने केवल कश्मीर के बारे में लिखा है, यानी अपने आप को मोटे तौर पर ज्यादा फोकस किस पर रखा? कश्मीर पर। हर चीज में बार बार कश्मीर 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 को लेकर के ही वो लिखते हैं साहब। तो यही वजह है कि कई लोग कहते हैं साहब आपने बहुत सीमित क्षेत्र का वर्णन दिया, आपको पूरे भारत का देना, नहीं दिया, उनको नहीं लगा तो नहीं लगती है। ठीक, तो कुछ लोग आलोचना करते हैं कि आपने अपने आप को इतना सीमित क्यों रखा, जबकि दूसरा जो वर्ग होगा इतिहासकारों का, विद्वानों का, वो कहेंगे साहब कश्मीर को लेकर उनमें राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा है। प्रथम राष्ट्रवादी कवि एंड इतिहासकार भी किसको कहा जाता है? उठा करके यही पूछ देंगे आपसे, अपन घूमते रह जाएंगे, बोले अब ये कहाँ का आपने क्वेश्चन पूछ लिया था। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं। कल्लड़ ने दो राजाओं का बहुत जबरदस्त उल्लेख किया है। पहले तो राजा कौन हो जाते हैं? हर्ष हो जाने वाले हैं। हर्ष के पश्चात में उनके जो बेटे आते हैं, जय सिंह, उनका भी उल्लेख किया हुआ है। और सेम जो अच्छी चीजें हैं उनको भी उठाया है। कई ऐसी घटनाएं भी हैं जो कि एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जानबूझकर उन पर चर्चा नहीं कर रहे अभी क्योंकि लंबा हो जाएगा, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। तो ये बात क्या है? पक्षपात रहित करके है। उन्होंने बताया उनके पिताजी जो थे पहले से ही प्रशासनिक अधिकारी रहे, ऊंचे पद पर रहे। उनके बेटे कल्लड़ तो डेफिनेटली बहुत करीब से उन्होंने देखा होगा राज दरबार को, उसकी नीतियों को, विचारधाराओं को, दंड विधानों को। अच्छी खासी शिक्षा हुई होगी उनकी, जब इतने अच्छे फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पूछ लेने वाले हैं आपसे। यही वजह है कि कल्लड़ को एक बहुत ही खास राइटर माना जाता है अनेक मानदंडों पर साहब। क्लियर? रोमिला थापर बहुत तारीफ करती हैं कल्लड़ की, इतिहास लेखन को लेकर, उनकी शैली को लेकर, उनकी निष्पक्षता को लेकर। थोड़ा सा प्राचीन भारत में इतने उच्च कोटि का इतिहास का ग्रंथ नहीं मिलता। अन्य सब्जेक्टों के मिल जाएंगे, धार्मिक मिल जाएंगे, आध्यात्मिक मिल जाएंगे, व्याकरणिक मिल जाएंगे, लेकिन इस चीज को लेकर के इतनी उच्च कोटि का ग्रंथ इससे पूर्व कभी किसी ने नहीं लिखा था। अपने आप में ये यूनिक बुक है अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर जी। उनका यह कथन है, कभी को पूछे तो पहचान जाना साहब की इनके बारे में बात हो रही है, बन जाएगा अपन को। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि दर्शा रही हैं प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की कुछ पद्धतियां, जो कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा, प्लस इस क्लास में जो ग्रंथ अपने लिखे हैं उनसे रिलेवेंट चीजें हैं। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाएंगे? प्रश्न फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल बोथ दी डायरेक्शन। कॉन्सेप्चुअल में आपका यही होगा कि साहब प्राचीन भारतीय जो इतिहास की पुस्तकें रही हैं उनमें कौन सा दृष्टिकोण ज्यादा आपको देखने को मिलता है? बोले सर धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमको ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से इतिहासकारों में दो वर्ग बने हुए होंगे, एक समर्थन करेगा कि बोले हाँ इतिहास के ग्रंथ लिखे गए, एक कहेंगे बोले नहीं लिखे गए। ठीक, तो नहीं वाले कौन है? उनका नाम क्या है? तो हीरा है कि नहीं अपने पास? बोले नहीं, हीरा चंद शास्त्री। जबकि बोले लिखे गए यस वाले कौन है? बोले गोविंद चंद पांडे। इसलिए मैंने कहा था नाम ध्यान रखना। अभी तो लग रहा बोले हाँ सर आराम से बन जाएगा, 2 महीने बाद जब यही क्वेश्चन पूछा है तो समझ में नहीं आया। बोले पांडे जी से समर्थक की विरोधी कि हीरा चंद जी से समर्थक और विरोधी? और भी क्या नाम बताए समर्थक वाले वर्गों का? सिन्हा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्लियर, आरसी मजूमदार साहब, थोड़ी सा नाम ध्यान रख लेना, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। द नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, बोले साहब बिल्हड़ के सबसे फेमस ग्रंथ का नाम, बिल्हड़ के सबसे फेमस ग्रंथ का नाम। विक्रमांक देव चरित। कौन से फैमिली के दरबार में थे वो? बोले कईयों के रहे लेकिन सबसे फेमस ये, बोले कल आपके चालुक्य साहब जी। क्लियर बात है? राजा जी का नाम पूछ ले, बोले कौन थे? फिफ्थ थे, सिक्स थे, सेवन थे, नाइन्थ थे, फर्स्ट थे? बोले विक्रमांक देव जो है सिक्स करके कहलाते विक्रमादित्य जी साहब जी। सम्मत सम्मत पूछ लेगा तो अपन बता देंगे।
अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा हुआ है, कितने का श्लोक है। राजतरंगिणी बोले कितने, बोले 8 तरंग है। टोटल श्लोक कितने, बोले 8000। अपने बांटा कितने हिस्सों में, बोले 3 में। कौन से वाले में उन्होंने प्रत्यक्ष वर्णन किया है, जो सामने देखा हुआ है, बता दिया। तीसरे वाले हिस्से में किया हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन हो, बोले राजतरंगिणी के लेखक का नाम क्या है, बोले कल्लड़ जी। कल्लड़ कहाँ के थे, बोले कश्मीर के थे। क्लियर। बोले कंस सुंदरी पुस्तक करके किसने लिखी हुई है, बता देंगे अपन। बिल्हड़ जी की है, वो कल्लड़ की नहीं है। कल्लड़ और बिल्हड़ में से पहले कौन हुए, ठीक, तो वो अपन बता देंगे। साहब पहले बिल्हड़ है, 1040 में उनका जन्म है, यानी 11वीं सेंचुरी वाले कहलाए। जबकि कल्लड़ कब के, बोले 12वीं सेंचुरी वाले। बोले अल्लड़, बोले इनकी ही बात की। बोले एक और थे जल्लड़, वो उनके ही बात की। तो ये उसका सिक्वेंस बनता है साहब। क्लियर है, बन जाएगा। अपन को पढ़ेंगे, टॉपिक जब आएगा तब उसमें अपन उसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्थशास्त्र। बाणभट्ट। बाणभट्ट ने सबसे फेमस बुक कौन सी लिखी, कोडिंग क्या था बाणभट्ट का, बोले वह को मच या मत करके अपन ने कहा था। हर्षचरित कादम्बरी। राजा हर्ष खुद ही विद्वान थे। भारत के जो विद्वान शासक रहे हैं उनके ग्रंथों पर भी आ जाता है क्वेश्चन। विशेषकर हर्ष एक बहुत ही विद्वान शासक, ठीक। और साहब सबसे विद्वता में आगे, बोले कहां राजा भोज और कहां बाकी दुनिया साहब। उनके बारे में एक बात ध्यान रखना, अगर किसी शासक ने कोई बुक लिखी होगी तो डेफिनेटली एग्जामिनर पूछेंगे। और वो चाहे कृष्णदेव राय रहे हो, चाहे हर्ष रहे हो, चाहे कोई, ठीक। अभी विशेषकर हम एंशिएंट पर फोकस हैं, मिडिवल की नहीं उठा रहे, ठीक है। इनके ध्यान रखना। हर्ष ने किताबें लिखी हैं, ठीक। कौन कौन सी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। राजा भोज जी ने तो सैकड़ों ग्रंथों की रचना करी, जिनमें से 12-15 प्राप्य माने जाते हैं। विविध विषयों पर लिखी है साहब, ठीक। सरस्वती कंठावरण, बहुत सारी किताबें हैं। तो टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। कुछ नहीं तो ले दे के पूछे लिए, बोले राजा भोज कौन सी वाली डायनेस्टी के थे, बोले परमार वंश, मालवा का परमार वंश। क्लियर। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन तो अपन जब पढ़ेंगे मालवा का परमार वंश तब वहां पर हो जाएंगे। इनके बारे में भी वहां पर डिस्कशन कर लेने वाले हैं। तो ये परंपरा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक चीज को लेकर जो बार बार आक्षेप किया जाता है वो क्या है, बोले धार्मिकता ज्यादा है, आध्यात्मिक विषयों को ज्यादा फोकस किया है, पारलौकिक विषयों को ज्यादा फोकस किया है। इतिहास के जो आधुनिक सिद्धांत उनमें से कई सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया गया है। चरित्र ज्यादा लिखे गए हैं, एविडेंस के ना होने की वजह से या एविडेंस नहीं दिया है। अनेक जगह कल्पनाओं का समावेश कर दिया गया है साहब। सोर्स नहीं बताए हैं, तिथियां नहीं होती। कल्लड़ की आलोचना करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि संदर्भ में उसने तिथियां नहीं दी हैं। ये सबसे बड़ी आलोचना कहलाती कल्लड़ की। बोले साहब आपने डेट्स नहीं दी है कि कब, आपको ये जानकारी किस किताब से मिली, उसमें कब होने के बारे में ये घटना लिखी है, ये वाली घटना कब हुई थी, डेट्स नहीं दी है। तो उस बात को लेकर भी आलोचना की जाती है, शैली को लेकर की जाती है, नामों के कंफ्यूजन को लेकर के की जाती है। ठीक है, कमियां हैं, लेकिन इस बेहाफ में ये कहने कि भारत में कोई ऐसे ग्रंथ ही नहीं लिखे गए हैं जिससे हमको इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी ना मिलती, फिर ये ज्यादा ही अति हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें कमियां हैं, त्रुटियां इत्यादि वगैरह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। विद्वानों के कथन ध्यान रख लेना कि किन विद्वानों ने किस बात को कैसे क्या फोकस किया हुआ है, इतनी सी चीज है। डेफिनेटली अपन उसको बना लेने वाले हैं। क्लियर है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।